एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम करंट अफेयर्स के एक टॉपिक करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसे हम आसान भाषा में समझेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंडिया में लॉ जो है दो तरह के होते हैं। एक तो क्रिमिनल लॉ होता है, दूसरा सिविल लॉ, या इसको पर्सनल लॉ भी बोलते हैं, फैमिली लॉ भी बोलते हैं। ठीक है। क्रिमिनल लॉ आमतौर पे क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए होता है, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं उनको क्रिमिनल लॉ के द्वारा डील किया जाता है। और दूसरी बात है कि ये लॉ सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम मतलब कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म के ना हो, क्यों ना हो, ये सेम लॉ अप्लाई। यानी कि अगर कोई हिंदू मर्डर करता है तो सेम पनिशमेंट विल बी गिवन। अगर मुस्लिम करता है या सिख करता है या क्रिश्चियन करता है, कोई भी करता है, उसे सेम पनिशमेंट मिलेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो क्रिमिनल लॉ अप्लाई करता है सबके लिए। लेकिन जब हम पर्सनल लॉ के बारे में बात करते हैं या सिविल लॉ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी या एक जैसा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है एक जैसा नहीं है। हिंदू, अब इससे पहले हम ये देखते हैं कि पर्सनल लॉ में क्या क्या आता है। लॉ होता है क्या है। पर्सनल लॉ मतलब मैरिज से रिलेटेड कोई चीज़ होता है, या डिवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया। डिवोर्स मतलब तलाक होता है, एडॉप्शन मतलब होता है बच्चे को गोद लेना, इनहेरिटेंस मतलब होता है कि जो पिता के संपत्ति में किस तरह से लड़के लड़कियों में बांटा जाता है। और एलिमोनी मतलब होता है कि जब डिवोर्स हो जाता है तो वाइफ को जो मेंटेनेंस दिया जाता है उसको एलिमोनी बोलते हैं। तो ये किस तरह से होता है। तो ये सारे मैटर जो होता है जनरली पर्सनल लॉ के अंडर आता है या फैमिली लॉ के अंडर आता है। और इसमें मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियन हो गए, इवन पारसीज हो गए, ये उनका अपना पर्सनल लॉ है ये सब चीज़ डील करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट, जैन जो होते हैं ना, इनके लिए किस तरह से मैरिज के ऊपर लॉ है, या मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज के लिए किस तरह का लॉ है। अब हम देखते हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन के लिए ना, वो जब तक पहली वाइफ जिंदा हो दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर शादी करना तो उसने पहले शादी को डाइवोर्स देना पड़ेगा। अगर वो उसके डाइवोर्स बिना दिए शादी करते तो उसको इलीगल माना जाता है। बट ऐसा मुस्लिम में नहीं है। मुस्लिम में क्या है कि एक वाइफ जिंदा होने के बाद भी वो दूसरा, तीसरा, चार वाइफ रख सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह से। पर्सनल लॉ मुस्लिमों के मुस्लिम इसको डील करने के लिए हमें पर्सनल लॉ को ध्यान देना पड़ेगा कि मुस्लिम जो है पर्सनल लॉ अलाउ करता है मुस्लिमों को कि वो चार शादी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी हम देखते हैं किस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है बिटवीन हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और इस्लाम के बीच में। एज ऑफ मैरिज में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेस है बिटवीन इस्लाम और हिंदू कोड लॉ में। क्या है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन में क्या है, 18 ईयर और उससे ऊपर शादी होता है। लड़कियों को शादी करना है तो 18 ईयर एंड उससे ऊपर एज में शादी कर सकते हो। मुस्लिम में 15 साल में ही लड़कियों की शादी हो सकती है या हो जाती है। मिनिमम एज जो है 15 साल है, ये भी एक डिफरेंसेस है। और क्योंकि इस्लाम में जो जो मैरिज, डाइवोर्स, ये सब चीज़ जो है इस फैमिली लॉ के अंडर आता है, इस्लामिक लॉ के अंडर आता है, शरिया के अंडर आता है। शरिया जो है उनका फैमिली मैटर डिस्कस करता है। ठीक है। और भी डिफरेंसेस है जो हम देखते हैं यहाँ पे। मेंटेनेंस मतलब शादी अगर तलाक हो जाती है, शादी टूट जाता है, तो उसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन जो होते हैं ना, वो उनको प्रोविजन है कि डाइवोर्स के बाद जो वाइफ है, डाइवोर्स्ड वाइफ है, उसको हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होता है। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है मुस्लिमों में। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शाहबानो केस में देखा था कि शाहबानो जो थी 60s में उसका डाइवोर्स होता है और वो डिमांड करती है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ इसको मना कर देता है। तो कोर्ट जाती है, कोर्ट अलाउ कर देता है। और इस तरह से कोर्ट इंटरफेयर करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ में और बोलता है कि शाहबानो को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट ने इस लॉ को ही जो आई मीन जो पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था उसको ये बोलता है कि ये जो है इलीगल है। और इंडिया में नो लॉ कैन बी मेड अगेंस्ट द पर्सनल लॉ। तो इस तरह से हम अपीजमेंट पॉलिसी देखने को मिलता है, स्पेशली कांग्रेस गवर्नमेंट का उस समय 1985 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कहाँ पे डिफरेंसेस है। एक तो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी में। इसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन में हम देखते हैं कि बोथ हस्बैंड
और आई मीन फादर के प्रॉपर्टी में सबको बराबर शेयर मिल सकता है, लेकिन चाहे वो फादर या हस्बैंड के प्रॉपर्टी में दोनों को इक्वल शेयर मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिमों में क्या होता है कि जो जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेल का प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलता है फीमेल से। अगर मान लो 100 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 50 रुपीज़ 50-50 नहीं होता है वहाँ पे। 25% इसको मिलेगा और 75% जो है वो मेल को मिलता है। तो ये एक डिफरेंसेस है जो कि हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, और ये भी मेरे हिसाब से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का कुछ इम्प्रिंट शो कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है चाइल्ड बोर्न ऑफ द वाइफ ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। हिंदुओं में ऐसा है, हिंदू कोड जो है उसमें लिखा होगा कि चाहे किसी भी धर्म की वाइफ है, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उसको फादर के प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है। लेकिन ऐसा बच्चा इस्लाम में हम देखते हैं कि उनको फादर का प्रॉपर्टी से किसी भी तरह का कोई शेयर नहीं मिलता है। तो अगेन देयर इज डिफरेंसेस। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा कि आफ्टर डाइवोर्स अगेन, हिंदुओं में क्या होता है कि डाइवोर्स के बाद भी वो फिर से शादी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में हलाला बोलते हैं कि अगर किसी मेल अपने वाइफ को डाइवोर्स देता है और उसे दोबारा से शादी करना चाहता है, तो उससे पहले उस डाइवोर्स वाइफ को किसी और से शादी कराना पड़ता है, और उसके बाद डाइवोर्स लेके तब वो इससे शादी कर सकती है। सो इस तरह का डिफरेंसेस हैं। तो हम देखते हैं कि ये सारे भेदभाव जो है वो हम पर्सनल लॉ में देखने को मिलता है। और अगर हम इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि फीमेल को ज़्यादा सप्रेस किया गया है, फीमेल के राइट को अफेक्ट किया गया है इन द नेम ऑफ रिलीजन। सो यही है। अब जैसे हम एक्चुअली हम डिमांड करते हैं कि एक कंट्री एक लॉ होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी क्यों नहीं रह रहा हो, अगर वो इंडिया में रह रहा है, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसीज, तो दे मस्ट बी डेल्ट बाय सेम लॉ। एंड सेम मतलब यूनिफॉर्म, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ऐसा लॉ जो पर्सनल मैटर में सबको इक्वली ट्रीट करे, जैसे क्रिमिनल लॉ करता है, वही ये डिमांड है। अब हम देखते हैं दूसरे कंट्री में, जैसे कि मोरक्को, इजिप्ट, टर्की, जॉर्डन और टूनिशिया में, कि इन कंट्री ने पर्सनल लॉ को बदल दिया है। हाँ, उसमें रिफॉर्म लाए हैं ये कंट्री ने। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रीजन के बेसिस पे वुमेन को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इजिप्ट, जॉर्डन में तो उन्होंने पर्सनल लॉ को रिफॉर्म किया ही किया है, उसमें सुधार लाया है, जो कि हम डिमांड करें इंडिया में ऐसा हो। और उन्होंने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया है। इंडिया में बहुत समय बाद, बहुत आई मीन 75 ईयर्स के इंडिपेंडेंस के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने ये ट्रिपल लॉ बैन कर दिया है। लॉ के द्वारा अगर कोई प्रैक्टिस करता है इसे, तो उसको क्रिमिनल लॉ के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इजिप्ट, जॉर्डन में ऐसा हुआ है। तो अगर इस्लामिक कंट्री जहाँ पे इस्लाम जो है उसने अपने पर्सनल लॉ में कमियां देखी है और उसको रिफॉर्म किया, तो हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही अड़चन है इसमें कि जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो अपीजमेंट पॉलिसी फॉलो करते हैं मुस्लिमों के प्रति। अगर उनको लगता है कि मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह का कोई लॉ लाया जाता है तो शायद उनको मुस्लिम से वोट नहीं मिलेगा, ये सोच के दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन द रिलीजियस मैटर ऑफ आई मीन मुस्लिम्स एंड ऑल। इतना ही नहीं, बल्कि हमने ये भी देखा है कि हम इंडिया सेकुलर कंट्री है, और सेकुलरिज्म मतलब होता है कि स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। स्टेट सब सारे रिलीजियस के लोगों को इक्वल ट्रीट करता है। लेकिन हमारा सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है। क्या अलग है? जैसे कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है। इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और वेस्टर्न में डिफरेंस यही है कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म जो है वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है। रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हो रहा है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। अगर हमें लगता है, इंडिया में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि रिलीजन के नाम पे अगर किसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, किसी को आई मीन टॉर्चर किया जा रहा है, देन गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर एंड ब्रिंग चेंजेस इनटू इट। एग्जांपल क्या है? ट्रिपल तलाक है। ट्रिपल तलाक गवर्नमेंट को लग रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट को, कि ट्रिपल तलाक होने की वजह से औरतों का कोई स्टेटस नहीं रह गया सोसाइटी में। अगर मेल 3 बार तलाक 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 करता है तो वो तलाक माना जाता है, उसके बाद औरत वाइफ का कोई राइट नहीं है।
डाइवोर्स वाइफ का। तो इस तरह से ये बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन है या ये एक तरह से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को प्रोजेक्ट करने के लिए ये सारे इस्लामिक लॉ कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे इस्लामिक लॉ सही नहीं है, बट कुछ जो कि वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अच्छा ट्रीट नहीं करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है स्टेट। इंडिया में भी हमने देखा है। और दूसरी बात है कि अगर अगर इस्लामिक स्टेट ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं इंडिया में। इंडिया तो एक सेकुलर स्टेट है। दूसरी बात हमारा सेकुलरिज्म ऐसा है कि हम इंटरफेयर कर सकते हैं रिलीजियस मैटर में। फिर क्यों नहीं हम एक लॉ वन कंट्री प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है, पहले भी हम देखते हैं कि गोवा गोवा एक ऐसा स्टेट है जो कि इंडिपेंडेंस से पहले, आपको गोवा पता है कि पोर्तुगीज रूल के अंडर में था, और 1961 में गोवा इंडिपेंडेंट होता है और इंडिया में मर्ज हो जाता है। लेकिन गोवा में पोर्तुगीज जब थे बहुत पहले 1867 में, तो उन्होंने वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए थे, यानी कि एक ही लॉ होगा सबके लिए जो गोवा में रह रहा है। तो गोवा एक पहला स्टेट था इंडिया में, लेकिन हम इसमें हमारा इंडियन लीडर्स का कोई क्रेडिट नहीं है। गोवा जो था पोर्तुगीज के अंडर में था, और पोर्तुगीज लोगों ने ये लॉ लेके आए थे यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार में 2024 में हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेट जो है उत्तराखंड होता है, जहाँ पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर रखा है कि, या बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने ये प्रॉमिस कर रखा था कि अगर वो, स्पेशली बीजेपी ने, कि अगर उनका सरकार बनता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या जरूरी है कि नहीं है। अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है औरतों को स्पेशली रिलीजन के नाम पे, तो ये गलत है। और हमें सपोर्ट करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को। और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने पॉलिटिकल इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बोला था कि अगर अगर बीजेपी का सरकार बनता है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। और इनफैक्ट उन्होंने अपना जो प्रॉमिस था, इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसको पूरा किया है। और आज इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है, और बीजेपी इस लॉ को लेके आएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।